वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेबसाइट पर और इन सभी पर आप पहुंचें, वहां से पीडीएफ और वेबसाइट पर अन्य मटेरियल्स आपको मिलेंगे, उसका फायदा आप वहां से उठाएं। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, Which state has topped the Good Governance Index 2021 recently released by the Union Home Minister? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है। आइए इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग जानते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा तैयार किया है, और सुशासन दिवस, जिसे गुड गवर्नेंस डे इंग्लिश में कहते हैं, के दिन इसको जारी किया गया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 कुल 10 क्षेत्रों और 58 सिंबल संकेतों के आधार पर यह तैयार किया गया है और जारी किया गया है। सुशासन दिवस की यहाँ बात हुई है, इसी दिन इसको लॉन्च किया गया, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। सुशासन दिवस अर्थात गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में गुजरात तो है पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे, गोवा तीसरे स्थान पर है। और यह वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में बात करें, कमर्स एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये सब ओवरऑल में पहले स्थान पर गुजरात, महाराष्ट्र दूसरा, गोवा तीसरा स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसको जारी किया है, तो कौन है अभी केंद्रीय गृह मंत्री? श्री अमित शाह हैं। एक और इनसे संबंधित बात है, भारत में एक नया मंत्रालय बना है, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, ये पहली बार बना है। इसके सबसे पहले मंत्री भी श्री अमित शाह ही हैं। तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए अब ऑप्शन से खेलते हैं, देखते हैं यहाँ से भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। महाराष्ट्र की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में देखिए क्वेश्चन यहाँ रैंकिंग से संबंधित है, तो आपको मालूम है प्रश्न का ऑप्शंस जो मैं लाता हूं उसको भी मैं प्रश्न के हिसाब से ही संबंधित, और वो भी करंट से संबंधित, हाल फिलहाल में के जो न्यूज रहते हैं उसी के फॉर्म पर इसको मैं अरेंज करता हूं। तो महाराष्ट्र के बारे में देखिए, महाराष्ट्र हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर रोजगार योजना ABRY रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसमें तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर, इसलिए महाराष्ट्र न्यूज में रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पहले स्थान। आगे देखिए मध्य प्रदेश की न्यूज में रहा है, तो मध्य प्रदेश एक हाल ही में जारी किया गया था एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश ही है। एनीमिया रोग से क्या होता है? इसमें क्या होता है? रक्त की कमी होती है। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के सॉरी दोस्तों, थोड़ा गले में खराश अभी। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ओके, चलिए आंध्र प्रदेश की न्यूज में रहा है, तो हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स ये जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। चलिए, और ये रहे पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शंस में भी ये सब फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज, पुनर्प्रयोग जिसे कहते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज लॉन्च किया गया। इसमें कौन, ये कहाँ लॉन्च किया गया है वेन्यू, तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में कुछ और, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जिसे शॉर्ट में NMCG कहते हैं, और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जिसे शॉर्ट में टेरी कहते हैं, के संयुक्त प्रयास से नई दिल्ली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज लॉन्च किया गया है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज के द्वारा स्वच्छ जल, जल संरक्षण और जल की पुनः प्रयोग जिसे रीयूज कहते हैं पर शोध और प्रयोगात्मक कार्य किया जाएगा। NMCG का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें से आपको एग्जाम्स में से दे सकता है कि इसमें M का फुल फॉर्म का मतलब क्या है, तो आपको पूरा ये फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए तभी आप इसको कैच कर पाएंगे। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो ये NMCG जो है गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय परिषद का कार्यान्वयन विंग है। टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये रहा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन से आपको, चूंकि यह वेन्यू से संबंधित प्रश्न है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन वाटर यूज कहाँ लॉन्च हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, ये हो गया। आइए पणजी में जानते हैं। पणजी में हाल ही में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। पणजी में, पणजी गोवा में है, गोवा की राजधानी भी है। चलिए तो यहाँ पे ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है गोवा के पणजी में, इसलिए ये न्यूज में रहा है। अगला ऑप्शन है नई दिल्ली, जिसको प्रश्न का वो जवाब हो गया। और नई दिल्ली से एक और हाल फिलहाल का न्यूज है, वो मैं बता देता हूँ। हाल ही में 37वां अर्थात 37वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है। हुनर हाट, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा यहाँ डिफरेंट हो जाए, आप सुन के चलिए। हुनर हाट का 37वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर की न्यूज में रहा है, तो ग्वालियर में हाल ही में भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, और ये पहला है, भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बारे में ऊपर हम लोग देख चुके हैं। मुड बिदरी, ये क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में एक पारंपरिक भैंस दौड़ होता है, भैंस दौड़, ये कहाँ हुआ है, तो ये मुड बिदरी में ही हुआ है। मुड बिदरी कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है, कर्नाटका, यहाँ पे है मुड बिदरी। यहीं पे पारंपरिक दौड़ जो है, उस दौड़ का क्या नाम है, कंबाला। ये आपसे एग्जाम से पूछ सकता है कि भैंस दौड़ एक होता है कंबाला, ये कहाँ होता है, तो कर्नाटका के मुडबिद्री में। और ये जो कंबाला भैंस दौड़ है, ये केरल के भी कुछ क्षेत्रों में होता है, तो हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में वो केरल भी दे दे, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये रहे दूसरे प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स और ये ऑप्शन से। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, एक तो क्लास लेट हुआ है, प्लस फैमिली मेम्बर में थोड़ा एक तबीयत खराब था, जिसके कारण दो ही प्रश्न मैं MCQ में ये ला पाया हूँ, और बाकी प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ से हम लोग फटाफट, बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट अभी लिस्टेड है नीचे, आप बने रहें। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ प्रश्नों को देख लिया जाता है, ताकि आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर का आज का छूटे नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ मेरी समस्याओं को आप समझेंगे और बने रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रैंकिंग 2019-20 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ये किया है केरल ने। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रैंकिंग, ये 19-20 का है। इसमें बड़े राज्यों की अगर बात करें समग्र प्रदर्शन में, तो केरल पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। और आधार वर्ष 18-19 के संदर्भ में, ये 19-20 में उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज करके वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उम्मीद करता हूँ ये इसको आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप एक बार और इसे पढ़िएगा, थोड़ा सा भाषा इसमें इकोनॉमिकल टाइप का अरेंज किया गया है। चलिए छोटे राज्यों में बात करें तो मिजोरम ऑल समग्र प्रदर्शन का मतलब यहाँ ऑल ओवर है, सभी क्षेत्रों, कई पॉइंट इसमें रखे जाते हैं जिस पर ध्यान और डाटा कलेक्ट करके ये रैंकिंग जारी किया जाता है। तो उन सभी डाटाओं पर ध्यान अगर रख के रैंकिंग देखा जाए तो छोटे राज्यों की सूची में समग्र प्रदर्शन के साथ वृद्धिशील प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन बना है, तो ये मिजोरम बना है। और बड़े राज्यों में कौन बना है, तो ये केरल बना है, जो प्रश्न का जवाब है। ये जारी किया है लिस्ट नीति आयोग, इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग अर्थात इसका फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
स्थापना इसका 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर अर्थात प्लानिंग कमीशन के स्थान पर लाया गया था नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में मोदी सरकार के आने के बाद। पहले इसमें 5 वर्षीय योजना होता था। और चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? तो प्रधानमंत्री जो वर्तमान में जो भी होंगे वही होते हैं। तो फिलहाल मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? उपाध्यक्ष अर्थात कौन है? तो ये राजीव कुमार हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। तीसरे प्रश्न से ये सब आपको मिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सबसे बड़ा है विश्व का, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किसने किया है? तो ये नासा ने किया है। नासा क्या है? तो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इस दूरबीन का नाम क्या है टेलीस्कोप का? तो जेम्स वेब स्पेस नाम है इसका। इसको कहाँ से किया गया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कोरो फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग विस्फोट के लिए लक्षित बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली झलक को पकड़ने के लिए देखने के लिए इस टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। नासा ने लॉन्च किया है, उसके बारे में देखते हैं। चूंकि मैंने बताया नासा क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। फुल फॉर्म इसका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना इसका 1 अक्टूबर 1998, 1 अक्टूबर 1958। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। और एडमिनिस्ट्रेटर इसके कौन है? प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन है। इसके पहले कौन थे? छोड़िए, पीछे वाला मुझे भी अभी मिस कर रहा हूँ। अभी बिल नेल्सन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको याद हो तो उसका जवाब जरूर दे दोस्तों कमेंट में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्य पदार्थ को जून 2022 तक के लिए आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इसेंशियल कमोडिटी। इसको इसेंशियल कमोडिटी के रूप में घोषित कर दिया है जून 2022 तक के लिए। तो क्या है वो? किसको किया गया है? सोया मिल को। इसमें देखिए केंद्र सरकार ने अपनी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का उपयोग करते हुए सोया मिल को एसेंशियल कमोडिटीज अर्थात सोया मिल के उत्पादन, वितरण, स्टॉक और मूल्य पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 30 जून 2022 तक के लिए इसको एसेंशियल कमोडिटीज अर्थात आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTTC तथा ब्रह्मोस निर्माण केंद्र का आधारशिला रखा गया है? ये रखा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आधारशिला रखा गया है। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश कंसल्टेंसी साइबर रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये 2023 तक। अच्छी उपलब्धि है भारत की तरफ से। महामारी के दौरान भी ग्रोथ रेट अच्छा और विकास हर क्षेत्रों में जैसे महामारी है उस हिसाब से अच्छा चल रहा है। तो 2023 तक 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ब्रिटिश कंसल्टेंसी साइबर रिपोर्ट के अनुसार। ब्रिटिश कंसल्टेंसी साइबर रिपोर्ट के अनुसार ये 2022 में जो है भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा और वही 2023 में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 6ठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। तो ये अच्छी खबर है और ये न्यूज आपको एग्जाम में प्रश्न बनकर आ सकते हैं। अगला है, देश में वित्तीय समावेशन के लिए किस बैंक को CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस से पुरस्कृत किया गया है? तो ये HDFC बैंक को किया गया है। एक्चुअली में HDFC बैंक जो है भारत सरकार का जो कॉमन सर्विस सेंटर जिसे आप CSC के नाम से जानते हैं के साथ साझेदारी करके देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए दिया है, जिसके लिए इसको CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस से पुरस्कृत किया गया है। CII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए CII का फुल फॉर्म होता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CSC का आप जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। HDFC बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुख्यालय। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। और इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बैंकिंग वाले परीक्षाओं में ये वाला पूछा जाता है कभी कभार। चलिए नेक्स्ट है। अगला है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में नागालैंड में
EFSPA वापस लेने पर विचार के लिए पैनल या कमेटी का गठन किया गया है, तो विवेक जोशी की अध्यक्षता में। ऐसे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता वाले प्रश्न अब पूछे जाते हैं, किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाया गया है, पैनल बनाया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नागालैंड से EFSPA को वापस लेने के लिए विचार करने के लिए कमेटी के अध्यक्ष विवेक जोशी को बनाया गया है और ये कमेटी 45 दिन के अंदर इस पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और ये विवेक जोशी जो हैं वर्तमान में भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। ये दोनों चीज़ भी आप जान सकते हैं। जनगणना आयुक्त कौन है? वही विवेक जोशी ही हैं। भारत का रजिस्ट्रार जनरल भी विवेक जोशी ही हैं। ये यहाँ पे बात हुई है EFSPA, क्या है ये? पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। EFSPA आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या है ये? तो देखिए, EFSPA जो है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है और ये किसी विशेष क्षेत्र में, राज्य में लगाया जाता है। जैसे कि नागालैंड में लगाया गया है, वहाँ इन्हीं का पावर चलता है, आर्म फोर्सेज का सॉरी नागालैंड में लगाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 में, राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। इनको एडिशनल चार्ज इस राज्य का राज्यपाल के लिए दिया गया है। एक्चुअली में वो असम राज्य के राज्यपाल हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इस प्रश्न को अच्छा से। हाल ही में किस टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2021 जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। विजय हरारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? ये अपने इतिहास में पहली बार जीता है हिमाचल प्रदेश। अब तक ये राज्य जो है विजय हरारे ट्रॉफी नहीं जीता था, तो इतिहास बनाया है हिमाचल प्रदेश की टीम ने। विजय हरारे ट्रॉफी 2021 के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम तमिलनाडु की टीम को हराकर पहली बार, देखिए आया बात यहाँ पे, पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित होता है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो क्रिकेट खेल से ये संबंधित होता है, जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। विजय हरारे ट्रॉफी का आयोजन BCCI के देखरेख में कराया जाता है। अब BCCI क्या है? मैक्सिमम लोग जानते होंगे, नहीं तो हम नीचे अभी बताएंगे इसको। विजय हरारे ट्रॉफी में अब तक का सबसे सफल टीम, दोस्तों बार बार मुझे थोड़ा गले में खराश आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले क्लासों में मैं इसको कोशिश करूँगा ऐसी हैबिट्स आपको ना मिले। सफल टीम, विजय हरारे ट्रॉफी में अब तक का सबसे सफल टीम कौन रहा है? 5 बार के विजेता तमिलनाडु रहा है और इसका आयोजन जयपुर में, फाइनल मुकाबला का आयोजन जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया है। BCCI के देखरेख में भारत में सभी क्रिकेट खेल का आयोजन कराया जाता है, तो उसके बारे में देखिए। BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में और इसके प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? सौरभ गांगुली हैं, 39वें क्रम के हैं। और इसके सचिव कौन है? जय शाह हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री, और पहले मंत्रालय एक बना है सहकारिता मंत्रालय, उसके सबसे पहले मंत्री, गृह मंत्री ये श्री अमित शाह हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के कारण MUFG बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। यह किस देश का बैंकिंग सेवा है? तो ये जापान का। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अगर ये हाईलाइट हुआ है तो ये पूछा जा सकता है यह किस देश का बैंकिंग सेवा है? तो जापान का है। MUFG बैंक के द्वारा ऋण और अग्रिम पर दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण RBI द्वारा 30 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। MUFG बैंक जो है जापान का है, जो जापान के लोगों और वैश्विक कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है, जो भारत में अपने कारोबार कर रहे हैं या भारत में रह रहे हैं। जापान से संबंधित बातें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा वहाँ पे जापानीज येन चलता है और वहाँ पे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। नए बने हैं ये प्रधानमंत्री, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडसइंड बैंक सीमा पार भुगतान करने के लिए, सीमा पार को इंग्लिश में क्रॉस बॉर्डर कहेंगे, दूसरे देश के लिए सीमा पार भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? ये NPCI के साथ किया है। NPCI क्या है? मैक्सिमम लोग जानते होंगे, खासकर बैंकिंग वाले। ऐसे नीचे हम लोग देखेंगे अभी। आइए पहले इंडसइंड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना अप्रैल 1994 में, हेडक्वार्टर पुणे है, MD and CEO सुमंत कठपलिया इसके हैं। अब आइए NPCI के बारे में जानते हैं। उसी के साथ ये इंडसइंड बैंक समझौता किया है। NPCI इस फुल फॉर्म देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में IBA कहते हैं, का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इसका स्थापना 2008 में हुआ है और भारत में सभी ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उसको अम्ब्रेला, इसको छतरी कहते हैं, अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको ट्रांजैक्शनों का। इसी के अंडर में ये सब ट्रांजैक्शन UPI, भीम UPI, ये जो भी होता है सब इसी के अंडर में, NPCI के ही अंडर में होता है। स्थापना इसका 2008 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है, MD and CEO दिलीप अवसे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े से 32 साल बाद किस पनडुब्बी जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो INS खुखरी। ये प्रश्न आपसे डिफेंस वाले एग्जाम्स में या अन्य में भी, SSC, रेलवे वगैरह में या बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है। तो INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 32 साल बाद सेवा से मुक्ति दे दिया गया है। इंडियन नेवी में ये शामिल था। तो इंडियन नेवी के बारे में देखिए। स्थापना इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी R हरि कुमार हैं। इसके पहले करमबीर सिंह थे। उप प्रमुख SN घोरमड़े हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ फैक्ट्स जो भी आपको साथ में दिए जा रहे हैं परीक्षा उपयोगी हैं और आपको ये पसंद आ रहे होंगे। हाल ही में किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है मैं कल के क्लास में करा चुका हूँ। क्योंकि सैटरडे संडे को क्या होता है कि सैटरडे को जो भी न्यूज बनते हैं तो वो संडे को हम लोग तो डेली करंट अफेयर्स का क्लास टायर एजुकेशन पर फिलहाल नहीं होता है। मंडे को ये करा दिया जाता है, शनिवार वाले और रविवार वाले प्रश्न को मिलाकर। तो लेकिन जो है मंडे को शनिवार, रविवार और सोमवार दोनों का करंट अफेयर जो है टायर एजुकेशन का वेबसाइट जो है टायर एजुकेशन blogspot.com, ये टायर एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लॉग है, tiereducation.blogspot.com। इस पर अपडेट किया जाता है। तो दोनों दिन का करना होता है, तो इसीलिए वो मिक्सअप होता है और आपको यहाँ से थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अनुकृति उपाध्याय। ये हम कल भी करा चुके हैं इस प्रश्न को। चलिए, अनुकृति उपाध्याय की सर्वश्रेष्ठ एक नोबेल है, पुस्तक है किंतसुगी, इसी के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुशीला देवी पुरस्कार एक महिला लेखक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो महिला लेखकों के लिए सुशीला देवी पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए इस प्रश्न से। हाल ही में आयोजित जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2021 में किस टीम ने जीत हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम चंडीगढ़ को हराकर जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2021 अपने नाम किया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के कोविलपट्टी में आयोजन किया गया था। 11वां संस्करण था। ये सब पॉइंट देखिए, पॉइंट को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज आपको मिल रहा है। हॉकी से संबंधित ये खेल है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हॉकी इंडिया अभी है जो 2009 में इसका नामकरण किया गया, इसलिए इसका स्थापना 2009 माना जाता है हॉकी इंडिया का। इससे पहले हॉकी इंडिया को इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। 1925 से 2008 तक इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से ही जाना गया और 2009 में इसको हॉकी इंडिया के नाम में बदल दिया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट इसके ज्ञानेंद्रो निगोम्बम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्या नाम है? तो ऑर्क बिशप डेसमंड टूटू। ये कल मैं करा चुका था दोस्तों। तो इनको मिला है ये, इनका देहांत हो गया है। और नोबेल पुरस्कार के संबंधित बातें हुई तो नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित दोस्तों 2021 के जितने भी पुरस्कार मिले हैं, प्लस नोबेल पुरस्कार से संबंधित अब तक जितने प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में बने होंगे और नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक आपको जितने फैक्ट्स हैं महत्वपूर्ण, पूरा इसका ब्यौरा पॉइंट वाइज पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट यहाँ सब ये सब देता हूँ, पॉइंट्स वाइज पॉइंट एक क्लास मैंने करके यूट्यूब पर टायर एजुकेशन के चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पर, और वीडियो जब समाप्त होगा तो वहाँ भी आपको दिखेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जरूर देखिएगा। इसको देख लेने पर और उसका PDF भी आपको मिल जाएगा वहीं से ले लेने पर नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न हो सकते हैं आज तक,
सब 2021 तक, इसके जब से निर्माण हुआ तब से 2021 तक सब कुछ आपको एक क्लास में पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट वाइज ऐसे। चलिए, और ये थे ऑक बिशप डेसमंड टूटू, इनका निधन जो हो गया है, ये साउथ अफ्रीका से थे। तो साउथ अफ्रीका के बारे में देख ही लीजिए। इसके 3 राजधानियां हैं, एक है प्रिटोरिया जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक है ब्लोमफोंटेन, ये जुडिशियल कैपिटल है, राजधानी है। करेंसी वहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड चलता है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। देखिए, ये यहाँ पे होना चाहिए था, बीच में ही रह गया, खैर कोई नहीं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गीता शोध संस्थान स्थापित करने के लिए मंजूरी दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और वेरी इजी भी है क्योंकि कल ही मैंने कराया है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम लोग और कुछ बेहतर इसको करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और करेंगे भी। आगे बहुत कुछ आपको टार एजुकेशन पर मिलने वाला है। 1 से 2 दिन में 1 तारीख से सब कुछ सुचारू रूप से, जैसे करंट अफेयर डेली और बेहतर तरीके से, और एग्ज़ाम बेस्ड पेपर आपको मिलेंगे, MCQ जो और मॉडल पेपर मिलेंगे, और सब्जेक्ट वाइज कोई टॉपिक पर चर्चा, और क्विज मिलेंगे वेबसाइट पर। अन्य बहुत कुछ एंड्रॉयड ऐप पर भी काम चल रहा है, वो भी आएगा। बहुत कुछ आपको यहाँ से दोस्तों मिलने वाला है। तो आप चैनल पर बने रहें और तब तक अन्य लोगों को टार एजुकेशन के बारे में शेयर करें, बताएं, और हम लोग के फैमिली को बढ़ाएं, ताकि हम लोग भी, क्योंकि वही हम लोग का मेन है। आप लोग का जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या नहीं रहेगा, व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, तो फिर पढ़ाने में उतनी उत्सुकता दोस्तों नहीं रहेंगी। अपेक्षा करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे और हेल्प करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन क्लास का आपको मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस शेयर और लाइक करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।